प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं भूगोल का दूसरा पाठ पढ़ेंगे और दूसरे पाठ का नाम है आंतरिक हलचलें। पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक हलचलें होती हैं जिनके कारण भूकंप ज्वालामुखी का निर्माण होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए किताब पर चलते हैं। सबसे पहले सारी किताब आपको मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, हमने आपको पहला पाठ पढ़ा दिया था। दूसरे पाठ में आंतरिक हलचलें। आंतरिक हलचल में आपको सबसे पहले दिखा है मृत्यु से तांडव, मतलब मृत्यु का तांडव। ये मृत्यु के तांडव किसके कारण हुआ? नेपाल में भूकंप आया। नेपाल में भूकंप से 150 लोग मरे। ये 150 लोग जो मरे उसके बारे में एक समाचार पत्र में छपा है और उस समाचार पत्र के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न पहला प्रश्न देखिए, मृत्यु का क्या कारण था? तो मृत्यु का कारण नेपाल में क्या था? भूकंप था। इस भूकंप की तीव्रता कितनी थी? यहाँ पर जो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न इस भूकंप की तीव्रता कितनी थी? तो आप इसी किताब में आप देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता कितना थी? 7.9। 7.9। अभी आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न पर आ जाइए। दूसरा प्रश्न है, इस भूकंप से सबसे अधिक हानि कौन से देश को हुई? तो आप अगर पेपर में देखेंगे तो यहाँ 150 लोग, नेपाल में 1500 लोग की बलि, मतलब 1500 लोग मरे। भारत में 53, तिब्बत में 12 और बांग्लादेश में 2 लोग मरे। तो सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर हुआ? नेपाल में हुआ। अगला भूकंप का केंद्र, अगला प्रश्न है ये भूकंप का केंद्र कहाँ है? तो आप भूकंप का केंद्र अगर किताब में देखेंगे इधर इसका उत्तर तो यहाँ पर आपको मिलेगा। भूकंप का केंद्र जो है वो यहाँ पर केंद्र बिंदु लामजुंग नेपाल में था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, आपदाग्रस्त अन्य प्रदेश कौन कौन से हैं? तो उत्तर ढूंढने के लिए आप पेपर को देखेंगे तो पेपर में आपको मिल जाएगा नेपाल के अलावा यहाँ बांग्लादेश, भारत, तिब्बत इत्यादि अन्य प्रभावित क्षेत्र हैं। अगले प्रश्न पे आएंगे, भूकंप का केंद्र कितना गहरा था? अगला प्रश्न जो है ये है, भूकंप का केंद्र कितना गहरा था? इसका उत्तर जानने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे तो भूकंप का केंद्र जो है वो 11 किलोमीटर भूगर्भात केंद्र, मतलब 11 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर था। 30 सेकंड तक इसके धक्के लगे थे। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी इसका असर देखने को मिला, आपको यहाँ दिया गया है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न,
भूकंप के कारण किन किन प्रकार की हानि दिखाई देती है। तो भूकंप के कारण पहले बात तो जान माल की हानि दिखाई देती है, कितने लोग मर गए। दूसरा, घर मकान इत्यादि ढह गए, गिर गए। तीसरा, धन की भी हानि हुई, मकान इत्यादि गिरने से तो धन आदि का नुकसान हुआ। इस प्रकार अब अगला प्रश्न अगर देखते हैं तो अगला प्रश्न है, आपके अनुसार भूकंप किस कारण से होता है। तो भूकंप किस कारण से होता है आपको मालूम है, पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचलें होती हैं। जो पृथ्वी के भूभाग के अंदर जो तरल पदार्थ है, पिघला हुआ पदार्थ है, वो जब इधर से उधर हिलता है तो पृथ्वी के अंदर हलचल उत्पन्न होती है, चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है, जिसके कारण भूकंप आता है। इसी के बारे में हम इस पाठ में देखेंगे। इसको देखने के लिए कहाँ तक पहुँच गए हैं भाई, कौन सा पेज पे आए हैं। इसी को देखने के लिए हम ये कई सारे उदाहरण यहाँ पर आपको दिया है मेज का, कि मेज पर किताब रखिए, किताब में से एक को खींचिए तो ऊपर का ग्लास वगैरह हिलेगा या तो गिर जाएगा। यहाँ पर देखिए मेज पर किताब रखा है, किताब में से एक खींच रहा है तो पेंसिल स्केल जो भी रखा गया है वो भी हिलेगा। तो उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर जब भी हलचल होती है तो भूकंप इत्यादि आते हैं। यहाँ पर भौगोलिक स्पष्टीकरण आपको दिया गया है। भौगोलिक स्पष्टीकरण में ये क्यों भूकंप आता है। भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं पृथ्वी के आंतरिक भू हलचलों के कारण होती हैं। तो आपको ऐसा मालूम है। और लिखा है कि भूपृष्ठ को प्रभावित करने वाली आंतरिक हलचलें मुख्य रूप से प्रवार के ऊपरी परत पर होती हैं। आपको ऐसा पहले 8वीं कक्षा में बताया गया होगा कि पृथ्वी के अंदर हम पृथ्वी को 3 भागों में बांटते हैं। पहला भूपटल, दूसरा प्रवार और तीसरा कोर। मतलब ऐसा अगर पृथ्वी है तो सबसे बाहर मतलब क्या रहेगा, सबसे बाहर भूपटल, उसके अंदर प्रवार। मान लो ये प्रवार है, और ये अंदर वाला क्या है, ये कोर है। इस तरह से पृथ्वी है। अंदर का ठीक एकदम गोला है, ये वाला भाग पिघला है, ये वाला जो भाग बाहर का है भूपटल, वो मिट्टी और चट्टानों से बना है। तो ये प्रवार में हलचल, इसमें हलचल होने के कारण जो है ये वाला भाग, भूपटल वाला भाग हिलता है या ज्वालामुखी आता है। तो इस तरह से आपको पिछली कक्षा में भू की संरचना के बारे में बताया गया होगा। कहा है कि जब भी भूपृष्ठ प्रवार के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, यह ऊर्जा जो है तरंगों के रूप में पृथ्वी पर जब पहुंचती है तो पृथ्वी पर भूकंप इत्यादि का निर्माण होता है। आंतरिक हलचलों को, जो पृथ्वी के अंदर की हलचलें हैं, उनको 3 भागों में गति, दिशा और प्रारूप के आधार पर आंतरिक तरंगों का वर्गीकरण किया गया है। अगले पेज पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर गति के आधार पर 2 तरंगे हैं। बच्चों ये पूरे पाठ का मतलब ये समझ लो कि ये पूरे पाठ का समरी है।
इतना अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा पाठ समझ में आएगा। पहला देखिए, पहला क्या कह रहा है कि गति के आधार पर आंतरिक तरंगे दो तरह की हैं, एक मंद भू हलचलें, मंद भू हलचल और द्रुत। द्रुत का मतलब तीव्र। मंद भू हलचल के कारण पृथ्वी पर पर्वत निर्माण होता है और महाद्वीप बनते हैं। अगर जमीन के अंदर जो हलचलें होती हैं, मंद हलचल के कारण पर्वत और महाद्वीप बनते हैं। द्रुत मतलब तेज हलचल के कारण भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। अगला है दिशा। जो भूकंप की तरंगे होती हैं उनकी दिशा जो है वो क्षैतिज हो सकती है और ऊर्ध्वाधर और अधोगामी। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर की दिशा में, अधोगामी का मतलब नीचे की दिशा में। तो उनकी दिशा जो है वो क्षैतिज का मतलब समानांतर, पृथ्वी के सतह के समानांतर हो तो उसे क्षैतिज कहेंगे, ऊपर की दिशा में हो तो ऊर्ध्वगामी और नीचे की दिशा में हो तो अधोगामी तरंगे कहते हैं। भू प्रारूप, कुछ मतलब तरंगे होती हैं जो महाद्वीप पर पठार, भूमि इत्यादि का निर्माण करती हैं और कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जो पर्वत बनाती हैं तो उसे पर्वत युक्त तरंगे कहते हैं, वलयीकरण और भ्रंश की प्रक्रियाएं द्वारा। तो आइए हम आगे मंद भू तरंगे, ये वाला जो है उसको डिटेल में समझते हैं। मंद भू तरंगे क्या है? पृथ्वी के प्रवार में हमेशा मंद भू तरंगे हमेशा इधर से उधर आती जाती रहती हैं और उनके कारण जो भूपटल की चट्टानें हैं उन भूपटल की चट्टानों पर दबाव पड़ता रहता है या खिंचाव, दो तरह का होता है। देखो, जब भी दो चट्टानों के बीच एक चट्टान इधर से इधर जा रही है, सॉरी एक मिनट, दो चट्टानों के बीच अभी देखिए, एक चट्टान इधर से इधर जाए, दूसरी चट्टान इधर से इधर जाए तो दोनों के आपस में टक्कर होने से दबाव उत्पन्न होगा। तो दोनों की दिशा मतलब एक दूसरे की तरफ रहे तो दबाव उत्पन्न होगा, और जब दोनों की दिशा एक दूसरे से विपरीत, एक इधर जा रही है दूसरा इधर जा रही है, तो तनाव उत्पन्न होगा। तो क्या उत्पन्न होगा? तनाव उत्पन्न होगा। तो आपको ये समझना है कि जब भी दो चट्टानें एक दूसरे के दिशा में अगर दो चट्टानें आगे बढ़ रही हैं तो दोनों पर बीच में दबाव पड़ेगा, और दूसरी तरफ अगर वही चट्टानें एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक चट्टान इधर खसक रही है दूसरा इधर खसक रही है, मतलब एक ही चट्टान अगर इधर उधर खसके तो समझ लो कि ये एक चट्टान है और ये चट्टान इधर खसके और इधर खसके, तो इस पर रस्सी जैसा एक इधर खींचे एक इधर खींचे तो दबाव पड़ेगा। दबाव के कारण परिणाम क्या होगा? अभी नीचे देखिए, चट्टानें दबाव के कारण एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, ऊपर उड़ जाएंगी, या तो चट्टानें टूटकर एक ऐसा मतलब गड्ढा जैसा ऐसा भाग बन जाएगा, या तो वलयीकरण हो जाएगा, इस तरह से चट्टानें हो जाएंगी। तो दबाव के कारण या तो चट्टानें टूटेंगी या तो मुड़ जाएंगी। तो इसके द्वारा पर्वत और घाटियों का निर्माण होता है। चट्टानें मुड़ के ऊपर की तरफ चली जाएंगी तो पर्वत बन जाएगा, नीचे की तरफ मुड़ जाएंगी तो घाटी बन जाएगी, और कभी कभी टूट के एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं तो वो भी पर्वत बनते हैं। आओ अभी आगे देखते हैं। यहाँ पर वही चीज़ दिखाया गया है कि एक कागज़ की पट्टी ले, पतली सा, ऐसा मेज़ पर रखकर दोनों हाथ से प्रेस करो,
प्रेस करो का मतलब एक को इधर ढकेलो, दूसरे को इधर ढकेलो, तभी क्या होगा, सॉरी, दूसरे को इधर ढकेलो तो क्या होगा, ये उठ जाएगा ऐसा। तो इस तरह से जब भी दो नर्म चट्टानों को नर्म चट्टानों पर दबाव पड़ता है तो वलय का निर्माण होता है और इस प्रकार पहाड़ बनते हैं। हमारे देश में या पूरे विश्व में जो बड़े पहाड़ हैं इसी प्रकार से बने हैं, मतलब वलय युक्त पहाड़ हैं। हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज जो भी पर्वत है वो इसी प्रकार से बने हैं। आगे वही जो हमने अभी पीछे बताया उसी को वलय पर्वत कहते हैं। आंतरिक चट्टानों आंतरिक पृथ्वी के आंतरिक भाग में मंद गति से जो लहरें उत्पन्न होती हैं वे क्षैतिज और समांतर दिशा में दबाव, और क्षैतिज का मतलब एक इधर और एक इधर, इस तरह से बढ़ती जाती हैं तो एक दूसरे पर दबाव डालती हैं। दबाव के कारण ये चट्टानें इस तरह से मुड़ के पहाड़ का निर्माण करती हैं। जितने भी बड़े पर्वत बताए विश्व में हैं, यहाँ देखो आपको लिखा मिल जाएगा हिमालय, यहाँ आपको मिल जाएगा हिमालय, रॉकी, एंडीज, ये जो पर्वत हैं ये सभी देखिए यहाँ से आपको ये वलित पर्वत हैं या मोड़दार पर्वत हैं। वलय माने मोड़दार। तो ये क्यों बने हैं, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जो क्षैतिज तरंगे निकलती हैं जिसके कारण चट्टानों पर दबाव पड़ता है और नर्म चट्टानें ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं इस तरह से। अरे वो क्या करके रहे? अगला है ब्रंतोत्स पर्वत। ब्रंतोत्स पर्वत कहते हैं, देखो वही अगर एक कागज़ का टुकड़ा लेकर, पट्टी लेकर, एक उसको इधर खींचो, दूसरे हाथ से इधर खींचो तो क्या होगा, बीच में टूट जाएगा। तो इस तरह से टूटने से भी घाटियाँ वगैरह बनती हैं। आओ इसके बारे में हम देखते हैं। परंतु उस पर्वत में क्या होता है, कभी कभी भू हलचल के कारण जो कठोर चट्टानें होती हैं, अगर एक दूसरे पर अगर दबाव डाल रही हैं का मतलब एक चट्टान इधर बढ़ रही है, दूसरी चट्टान इधर बढ़ रही है तो दबाव डालेंगे। इस दबाव के कारण यहाँ पर देखिए एक चट्टान इधर बढ़ रही है, दूसरा भी इधर बढ़ रही है, तो दबाव के कारण बीच वाला भाग उठ के ऊपर हो गया। ऐसे भी टूट के ऊपर निकल गया तो इसके कारण इसको बोलते हैं भ्रंशात्मक पर्वत। भ्रंशात्मक पर्वत और वलयदार पर्वत का अंतर ये है कि वलयदार पर्वत में ऐसा एक मतलब चोटी बन जाती हैं, चोटियाँ बन जाती हैं, लेकिन वलयदार ये भ्रंशात्मक पर्वत का जो ऊपरी सतह होता है वो एकदम प्लेन होता है, उस पर खेती वगैरह की जा सकती है। तो ये भ्रंशात्मक पर्वत, ये वलयदार पर्वत क्यों बनता है और ये भ्रंशात्मक पर्वत क्यों बनता है, इसके बारे में बताया कि जब चट्टानें थोड़ा कमज़ोर रहेंगी तो वो मुड़ जाती हैं, और जब कठोर चट्टानें आपस में टकराती हैं तब इस प्रकार के पर्वत बनते हैं। आगे देखिए भ्रंश घाटियाँ। कभी कभी जब चट्टानों पर दबाव एक दूसरे के विपरीत दिशा में पड़ता है, चट्टान एक दूसरे के विपरीत दिशा में जब जाती हैं तो खिंचाव उत्पन्न होता है। इस खिंचाव के कारण ये बीच का जो भाग है वो टूट के नीचे धंस जाता है। तो इस तरह से घाटियों का निर्माण होता है। हमारे देश में ये नर्मदा नदी की जो घाटियाँ हैं वो इसी के कारण बनी हैं।
आपको यहाँ मिल जाएगा। भारत में नर्मदा नदी की घाटी वो भ्रंश घाटी है। और ऐसी घाटियों का ये एक विशेष और पहचान है कि जो ये छोटे पहाड़ होंगे या जो भी पहाड़ बनेंगे वो एकाएक उनकी धार एकदम खड़ी होगी। आप चढ़ाई पे जल्दी इस पहाड़ों पर चढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन ऊपर का भाग प्लेन होता है, लेकिन इनकी ढलान एकदम खड़ी होती है। जबकि वलयदार जो पर्वत होते हैं वो इतने मतलब खड़े नहीं होते हैं, इनके ढलान धीरे धीरे होती है, इस पर आप आसानी से चढ़ सकते हैं। हलचलों के कारण निर्मित महाद्वीप। प्यारे बच्चों, हमने बताया कि हलचलों के कारण पर्वत बनते हैं और महाद्वीप बनते हैं। महाद्वीप कैसे बनते हैं? जब इस समुद्र के अंदर अगर कोई चट्टानें जो है आपस में टकराकर इतना उठ जाए कि वो समुद्र के बाहर दिखाई देने लगें, तो समुद्र के बाहर दिखाई देने लगेंगी तो वहाँ धीरे धीरे आदमी निवास करने लगता है। इस प्रकार से द्वीप बनते हैं। और अगर बहुत बड़ा भाग जो है वो समुद्र में बाहर निकल गया चट्टानों के टकराने के कारण, तो उसे महाद्वीप कहेंगे। तो इस प्रकार चट्टानों के आपस में टकराने के कारण द्वीप और महाद्वीप का निर्माण होता है। आज के वीडियो में जितना पढ़ाया गया है आप लोग उसको पढ़िए, वीडियो को देखिए, किताब को पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। और जो नहीं समझ में आता है तो फिर उसको हमसे कोई भी प्रश्न भूगोल के संदर्भ में हो तो उससे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।